So we will be reading overview of advanced ruling procedure first, and then we'll go for detail. First is the applicant an eligible applicant facing under section 245N. सो 245N में कुछ एलिजिबल एप्लीकेंट बताया है कि वही एडवांस रूलिंग प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो क्या वो एप्लीकेंट एलिजिबल है कि नहीं, सबसे पहले ये देखना है. ठीक है, अगर नहीं है तो वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते. इफ़ यस दे आर एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ द एप्लीकेशन विदड्रॉन बाय द एप्लीकेंट विद इन 30 डेज. इससे अपने को ये पता चलता है कि हमको एक फैसिलिटी दिया गया है कि हम एडवांस रूलिंग को विदड्रॉ भी कर सकते हैं विद इन 30 डेज़. तो अगर हमने विदड्रॉ कर लिया तो कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा. अगर हमने विदड्रॉ नहीं किया है तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो ये एप्लीकेंट है वो जो क्वेश्चन रेज किया है क्या वो ऑलरेडी कुछ अथॉरिटीज़ के पास पेंडिंग है क्या, या फिर उसमें एफएमबी ऑफ एनी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने बोला है क्या, या प्राइमा फेसी इनकम टैक्स को अवॉइड करने के लिए कुछ पूछ रहा है क्या. अगर यहाँ पे येस है तो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा एडवांस रूलिंग के लिए. तो दैट मीन्स ये अपने को इंडिकेट करता है कि इस एरिया के लिए हम एडवांस रूलिंग को अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये एरिया डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ स्पेसिफाइड एलिजिबल एप्लीकेंट होने चाहिए जो कि विदड्रॉ भी कर सकते हैं विद इन 30 डेज़. बस ये एरियाज़ में वो क्या नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, नहीं हुआ है तो अगेन कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है तो जो एप्लीकेशन की कॉपी है वो फॉरवर्ड हो जाएगा पीसी को. प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर रिक्वायरिंग टू फर्निश रिकॉर्ड्स एंड फिर वो हमारा रूलिंग प्रनाउंस कर देंगे. ठीक है, और वो बाइंडिंग ओनली होगा किसको, जो कि एप्लीकेंट है जिसने, मतलब वो ऐसा होता है कि जो अप्लाई करेगा ना एडवांस रूलिंग के लिए उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कि जो अप्लाई कर रहा है वही उसी के ऊपर ये बाइंडिंग होगा, किसी और पर्सन के लिए वो रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगा. ठीक है, और ये सब कुछ बातें देखिए जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड अगर ये सब काम, ये सब जो बाइंडिंग हो रहा है इस पर हो रहा है तो हमारा जो एडवांस रूलिंग है वो वैलिड हो जाएगा. अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एडवांस रूलिंग में हेड होंगे, मतलब कौन कौन मेंबर्स होंगे. सबसे पहले सेक्शन नंबर 245N में आते हैं NPA. तो अब 245N याद कर लें, इतना ही काफ़ी है. तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है एडवांस रूलिंग के लिए. तो एक नॉन रेसिडेंट अप्लाई कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस रूलिंग क्या होता है. तो एडवांस रूलिंग में क्या होता है, जब भी अगर आपको कुछ डाउट होता है कि आप फर्दर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो आप एक एडवांस रूलिंग की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपको इन एडवांस बता देगा कि इसका उस ट्रांजेक्शन को आपको कैसे डील करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स. ठीक है, तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है. तो सबको अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, सबको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. अगर एक नॉन रेसिडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, या फिर एक रेसिडेंट है जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है विद 245A1, मतलब जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है विद नॉन रेसिडेंट वो अप्लाई कर सकता है. ठीक है, वंस अगेन एक नॉन रेसिडेंट कर सकता है या फिर कोई भी रेसिडेंट अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है नॉन रेसिडेंट के लिए तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह कैसा होगा वो जानने के लिए वो एडवांस रूलिंग कर सकता है. उसके बाद एक रेसिडेंट एडवांस रूलिंग कर सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर रहा है तो. अभी तक सिर्फ PSU को नोटिफाई किया है कि वो एडवांस रूलिंग का हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने तीन क्या पढ़ा. एक तो हमारा नॉन रेसिडेंट है, एक रेसिडेंट है जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है विद नॉन रेसिडेंट. उसके बाद PSU वाले, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ और सिर्फ PSU को नोटिफाई किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस रूलिंग. उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर एक रेसिडेंट है, ठीक है, और वो जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वन और मोर ट्रांजैक्शन और उसका जो वैल्यू है वो ₹100 करोड़ या मोर है इन टोटल विच हैज़ बीन अंडरटेकन इज प्रपोज टू बी अंडरटेकन, तो वो भी अप्लाई कर सकता है. तो यहाँ पे ये बेसिकली अभी हमको चार्ट बताया है कि कौन कौन कर सकता है, कौन चार कर सकता है. एक हमारा NR कर सकता है. सेकंड, कोई भी रेसिडेंट जो कि ट्रांजैक्शन कर रहा है विद NR कर सकता है. थर्ड है कि जो रेसिडेंट है वो वन और मोर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि 100 करोड़ वैल्यू से ज़्यादा है, या फिर एज सच पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक PSU को नोटिफाई कर रखे हैं. तो ये 4 जन एप्लीकेंट बन सकते हैं. तो जो फर्स्ट केस वहाँ पे था कि हमको ये देखना है कि जो एडवांस रूलिंग के हैं वो स्पेसिफाइड एप्लीकेंट के हैं कि नहीं, मतलब ये 4 लोग ही किए हैं. तो ये 4 लोग ही एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवांस रूलिंग. ठीक है, अभी एट प्रेजेंट. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 245O, दैट इज़ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का क्या कंपोजिशन होगा एंड उसके क्या क्वालिफिकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. तो बेसिकली क्वालिफिकेशन में हमारा एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, एक रेवेन्यू मेंबर होगा और एक हमारा लॉ मेंबर होगा. ठीक है, ये मैं आपको समरी बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर चेयरमैन है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन,
रेवेन्यू मेंबर और लॉ मेंबर, 4 हमारे कंपोजिशन होंगे। एंड देन ये सबका जो टर्म ऑफ ईयर है वो 5 ईयर्स का रहेगा सबका। वेयर एज यहाँ पे जो चेयरमैन है उसका मैक्सिमम 70 ईयर्स तक वो रह सकता है, मतलब उस चेयरमैन का 70 ईयर लास्ट है, उसके बाद अगर उसको ऑफिस क्या करना पड़ेगा, वैकेंट करना पड़ेगा। इन केस ऑफ वाइस चेयरमैन रेवेन्यू एंड लॉ 70 ईयर की जगह यहाँ पे ये 67 ईयर्स दे दिया है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू, लॉ है 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स 5 ईयर्स है। ये तीनों के लिए 67 ईयर्स है, इसके लिए हमारा 70 ईयर्स है। ठीक है, ओके, फर्दर क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन सैलरीज जो का वो इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, और विच उनको सच ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो नेसेसरी है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। लोकेशन क्या होगा इनके बेंचेस का, तो इनका जो लोकेशन होगा वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड इट्स बेंचेस शैल बी लोकेटेड द प्लेस एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ पे होगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में उनका क्या होगा, लोकेशन होगा। उनके बेंचेस का जहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट एज में भी सेटिस्फाइड रहेगा वो हमारा वहाँ पे हमारा ब्रांचेस रहेगा। अब यहाँ पे बेंचेस कैसे कंस्टिट्यूट होगा, तो जो द पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूल में बी डिस्चार्ज बाय इट्स बेंचेस एस में बी कंस्टिट्यूटेड बाय द चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर। तो चेयरमैन कंस्टिट्यूट करेगा बेंचेस, मतलब जो भी हमारा डिसीजन होगा एक बेंच क्रिएट होगा, उस बेंच क्रिएट करेगा, बेंच क्रिएट होगा और वो डिसीजन लेगा ना। कंपोजिशन ऑफ बेंचेस क्या होगा, तो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन होगा एंड वन ऑफ द रेवेन्यू एंड वन लॉ मेंबर होगा। ठीक है, हाउएवर व्हेन अथॉरिटीज डीलिंग विद एन एप्लीकेंट सीकिंग एडवांस रूल एनी आइटम एनी मैटर रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जो रेवेन्यू मेंबर ऑफ द बेंच होगा वो शैल बी सच मेंबर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विस हु इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, ये कंपोजिशन ऑफ बेंच में आइदर चेयरमैन होगा या वाइस चेयरमैन होगा, उसके साथ एक लॉ मेंबर होगा, एक रेवेन्यू मेंबर होगा। और अगर जो मैटर है वो इनकम टैक्स के ऊपर है तो जो रेवेन्यू मेंबर होगा वो कौन होगा, मेंबर फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज वाले होंगे। ठीक है, जो भी वैकेंसी अराइज हो रहा है तो जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो एक्ट करेगा अगर कोई भी वैकेंसी अराइज हो रहा है। और अगर चेयरमैन अपना फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो एब्सेंट हो रहा है या फॉर टाइम बिंग वो इल है या एनी अदर कॉजेज में, तो जो सीनियर मोस्ट अगेन वाइस चेयरमैन है वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शंस को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि ये सब जो चेयरमैन होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे ये 70 ईयर्स एंड 67 ईयर्स जो मैंने बताया यहाँ पे यही है। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू एंड लॉ मेंबर्स के बारे में बताया है। तो मैं आपको एकदम इजी तरीका बताती हूँ। सबसे पहले चेयरमैन ऑब्वियसली ही विल बी द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट क्या हो सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, बट यहाँ पे एडवांस रूलिंग के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे आ नहीं रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट कौन होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे चेयरमैन हमारा जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। अब उसके नीचे और कौन हो सकता है, उसके नीचे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के नीचे कौन होगा, मतलब एटलीस्ट 7 ईयर्स वो हाई कोर्ट में जज होना चाहिए। तो ये सब जो हमारे मेंबर हैं वो चेयरमैन हो सकते हैं। अगेन कौन कौन हो सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं हमारे चेयरमैन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, या फिर 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, या फिर यहाँ पे और भी बताया, पहला ही 3 इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या बताया कि वो एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए वाइस चेयरमैन है, रेवेन्यू मेंबर है, लॉ मेंबर है इन एडवांस रूलिंग, मतलब 3 साल तक पहले वो वाइस चेयरमैन हो चुके हैं, रेवेन्यू मेंबर हो चुके हैं, लॉ मेंबर हो चुके हैं, या फिर वो पर्सन एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग है, स्पेशल नॉलेज है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 25 ईयर्स का इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी में। ये सब तो हम लॉ में पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, वही सब हमको लिखना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हमारा कौन आएगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाएगा, उसके बाद 7 ईयर्स का हाई कोर्ट आज के जज हो सकते हैं, या फिर 3 ईयर के लिए वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू मेंबर या लॉ मेंबर हो सकता है, या फिर 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे वाइस चेयरमैन के लिए बता रहे हैं, तो वाइस चेयरमैन जो कि जज है हाई कोर्ट का वो हमारा वाइस चेयरमैन अगेन हो सकता है। रेवेन्यू मेंबर 2 होंगे, एक हमारे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इज क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस बोर्ड एंड सीबीईसी, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू मेंबर जो कि क्वालिफाइड है एज अ मेंबर ऑफ सीबीडीटी एंड एज अ मेंबर ऑफ सीबीईसी। ठीक है, वो हमारे रेवेन्यू मेंबर होंगे। एंड लॉ मेंबर कौन होंगे, हु इज़ क्वालिफाइड टू बी एन एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लॉ मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 245 सबसेक्शन क्यू। सेक्शन 245 क्यू है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। तो यहाँ पे हमको ये बोल रहा है कि जो भी हम एप्लीकेशन करेंगे वो प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब मैनर में होना होगा। एंड हमको बताना है कि मतलब हमको प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में हमको एप्लीकेशन देना है फॉर द, अगर हमको एडवांस रूलिंग का अथॉरिटी, अगर हमको एडवांस रूलिंग
चाहिए तो। एंड ये जो एप्लीकेशन है ये हमारा 30 डेज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम 30 डेज़ के अंदर इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ चार्जेस भी लगेंगे, फीस भी लगेगा। एंड इसको हमको क्या मतलब 4 बार हमको एप्लीकेशन करना है। और इसमें जो चार्जेस लगेंगे, अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो जो चार्जेस लगेंगे वो ₹10,000 के केसेस में लगेंगे। और अगर हमारे अदर एसएससीज हैं तो इसमें अगर हमारा जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर वो अप टू 100 करोड़ है तो 2 लाख लगेगा। अब 100 करोड़ से 300 करोड़ हो तो 5 लाख लगेगा। एंड मोर देन 300 करोड़ है तो 10 लाख लगेगा। ठीक है। और बाकी अदर एप्लीकेंट में मतलब हमारा पीएसयू आ जाएगा, उस केसेस में हमारा 10,000 लगेगा। ओके। नाउ ये था सेक्शन नंबर 245Q। नाउ सेक्शन नंबर 245R इज़ द प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है वो एक कॉपी मतलब उसको एप्लीकेशन मिलेगा, राइट। मतलब जो एसएससी है जिसको जो एप्लीकेशन दिया, जो एप्लीकेंट है, नॉट एसएससी, हम मान लेंगे यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो क्या करेगा, वो किसको एप्लीकेशन देगा, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। अब ये पर्सन क्या करेंगे, ये जो AAR है ये क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जो कॉपी है वो CIT या PCIT को ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र मतलब उसको कॉपी फॉरवर्ड करेंगे और उसको असर्टेन करेंगे कि क्या कोई इस जो मैटर में वो एडवांस रूलिंग मांग रहे हैं उसका कोई केस पेंडिंग है क्या। ठीक है। तो जो AAR है, एडवांस अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, वो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे CIT को, PCIT को, टू असर्टेन वेदर द केस इज पेंडिंग। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो बोल के हम मांगेंगे। तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स मांगेंगे, पूछेंगे कि क्या कोई केस पेंडिंग है क्या। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडवांस अथॉरिटी रूलिंग रिजेक्ट कर सकता है फॉलोइंग एप्लीकेशंस को, अगर यहाँ पे इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग व्हेन द क्वेश्चन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हीरा कब कभी द ऑथोरिटी में either allow or reject an application, however authority shall not allow the application where the question raised in application is, अगर हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और वो एडवांस रूलिंग कर रहा है और जो क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन पेंडिंग है बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी और एप्यूलेट, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है PSU के केसेस में। बट एनी अदर केसेस में मतलब अदर एसएससी के केसेस में हमारा IT अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी या एप्यूलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है। तो फर्स्ट PSU के केसेस हमको देखना पेंडिंग है क्या, या फिर अदर एसएससीज वाले भी पेंडिंग है क्या बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है। उसके बाद जो भी वो क्वेश्चन कर रही है वो क्वेश्चन क्या चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, उनको जो एडवांस रूलिंग चाहिए ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो उसके लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकता। हमको अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी जानना है तो उसके लिए हम एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते, उसके लिए हमको वैल्यूएशन वगैरह करवाना पड़ता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि देयर इज ट्रांजेक्शन डिजाइन फॉर अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन इन द एप्लीकेशन रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन जो कि डिजाइन प्राइमा फेसी है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्सेशन। मतलब वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि प्राइमा फेसी हमको ऐसा लग रहा है कि वो बेसिकली टैक्स को अवॉइड करने के लिए कुछ एडवांस रूलिंग मांग रहे हैं, तो वो भी उस टाइम भी जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है उसको रिजेक्ट कर सकता है बिना सोचे समझे। तो 4 केसेस है, PSU के केस में अगर पेंडिंग है, अदर एसएससी के केस में पेंडिंग है, इनकम टैक्स अथॉरिटी या एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए बोला है, या फिर प्राइमा फेस से अपने को लगा कि टैक्स अवॉइड करना चाह रहा है, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर जो हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे उसमें हम अगेन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गिवन होगा टू द एप्लीकेंट ऑफ बीइंग हर्ड। फर्दर व्हेन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड द रीजन फॉर रिजेक्शन, हम रीजन भी बताएंगे कि हमने तुम्हारा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया है, और कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर विल बी सेंड टू द एप्लीकेंट एंड टू द PCIT एंड CIT। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एप्लीकेशन अलाउ हो रहा है, जो अथॉरिटी है वो अपना एडवांस रूलिंग प्रनाउंस करेगा ऑन, मतलब क्या है उसका क्या डिसीजन है ऑन द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन एप्लीकेंट, उसको प्रनाउंस करेगा। उसमें उसके लिए उसको सारे जो फर्दर मटेरियल एग्जामिन करना है, जो भी करना है वो एग्जामिन करके वो एक ऑर्डर प्रनाउंस करेगा जो कि विदिन 6 मंथ फ्रॉम द रिसीव ऑफ एप्लीकेशन करेगा। मतलब अगर एप्लीकेंट हमारा जो एप्लीकेशन है वो अलाउ हो गया तो जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है वो अपना रूलिंग प्रनाउंस करेगा विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव ऑफ एप्लीकेशन ऑफ SSC। ठीक है। एंड जो कॉपी ऑफ रूलिंग होगा वो फॉरवर्ड होगा SSC को और CIT एंड PCIT को।
ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ ये जो एडवांस रूलिंग होगा वो किसके ऊपर बाइंडिंग होगा। क्या वो सबके ऊपर बाइंडिंग होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जो एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन दिया है उसी के ऊपर बाइंडिंग होगा। ऐसा है कि उसका कोई एक फ्रेंड है वो सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है तो क्या वो भी उसके ऊपर अप्लाई होगा? तो नहीं, जो सिर्फ एप्लीकेंट है उसी के ऊपर वो बाइंडिंग होगा जिसने सॉर्ट किया है। नेक्स्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू विच इट वॉज सॉर्ट, मतलब जिस रिलेशन में ही सॉर्ट किया है जिसके लिए वो एडवांस में माना है उसी ट्रांजेक्शन के लिए होगा, उसके जैसा सिमिलर ट्रांजेक्शन के लिए भी नहीं होगा। जो क्वेश्चन पूछा है उसी के लिए वो रूलिंग होगा, बाकी के लिए बाकी सिमिलर ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए नहीं होगा। ठीक है। इनकम टैक्स फिर अगेन ये बाइंडिंग होगा किसको? ऑन द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एज द इनकम टैक्स अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू प्रिंसिपल कमिश्नर, मतलब यहाँ पे बेसिकली बोल रहे हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ CIT, उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है हार्वर्ड आगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी चेंज इन लॉ हो रहा है, लॉ में अमेंडमेंट आ रहा है या फैक्ट में अमेंडमेंट आ रहा है, फैक्ट्स चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो रूलिंग है वो बाइंडिंग नहीं होगा। और अगर हमने जो रूलिंग ऑप्टेन किया है बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड किया है, मतलब हमने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बताया और हमने रूलिंग ऑप्टेन किया है बाय फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो जो हमारा एडवांस रूलिंग होगा वो वॉइड माना जाएगा। ठीक है, सॉरी, वो वॉइड ऑफ इनिशियो माना जाएगा। क्लियर है? तो दिस वॉज द कंसेप्ट। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन हैं। फटाफट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन सीक एडवांस रूलिंग। तो इसमें अपने को सबसे पहले सेक्शन नंबर 245N एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, उसमें अपने को ये बताना है कि जो भी रेसिडेंट जो कि ट्रांजैक्शन कर रहे हैं NR के साथ, अगर जो भी रेसिडेंट है वो अगर उसका जो ट्रांजैक्शन वाला वो ट्रांजैक्शन का जो वो है कंसिडरेशन 100 करोड़ से ज़्यादा है और उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई कर रहे हैं फिलहाल PSU को नोटिफाई कर रखे हैं और जो नॉन रेसिडेंट है वो सब हमारे कर सकते हैं। तो इनकेस दिस रेसिडेंट भी हमारे कर सकते हैं प्रोवाइडेड ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। तो वही एक्सप्लेन करना है सेक्शन नंबर 245N। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्यू एक NR है, क्यू हमारा एक NR है, वो एप्लीकेशन कर रहा है एडवांस रूलिंग के लिए 2 जुलाई ऑफ 2019 में इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन जो कि प्रपोज टू बी अंडरटेकन बाय हिम ऑन 31/8/2019, मतलब यहाँ पे हमारा 31 अगस्त आ गया। ठीक है, और विड्रॉ कर रहा है तो हम विड्रॉ करेंगे। हमारे पास विड्रॉ करने के लिए 30 डेज़ दिया गया है, तो ये विड्रॉ कर सकता था हमारा 2 अगस्त तक, बट ये विड्रॉ कब कर रहा है? 31 अगस्त तक। तो क्या ये वैलिड है क्या? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज पर सेक्शन नंबर 245Q यहाँ पे टाइम एलैप्स हो गया तो वो नहीं कर सकता है विड्रॉ। बट हाउएवर ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इन MK Jain एक स्टडी है has observed that the through section 245Q3 provide an application may be withdrawn by the application within 30 days from the date of application. This, however, does not preclude the AAR from permitting withdrawal of the application. मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमको 245Q क्या बोल रहा है? हमको 245Q बोला कि 30 डेज़ के अंदर विड्रॉ कर लो, बट अगर हम 30 डेज़ के अंदर विड्रॉ नहीं कर पाए तो हमारा जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है ना उससे हम परमिशन लेके विड्रॉ कर सकते हैं। 245Q सिर्फ हमको एप्लीकेंट के पास मतलब पावर है कि वो बिना किसी से परमिशन लिए 30 डेज़ के अंदर विड्रॉ कर सकता है। वंस से 30 डे ओवर हो गया है तो वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेके विड्रॉ कर सकता है। ये हमको MK Jain के केस में पता चला। ओके, तो ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, इसका ये क्वेश्चन आता रहता है ये वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एग्जामिन वेयर कैन एन एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बी डिक्लेयर वॉइड, व्हाट इज द कंसेक्वेंसेस। तो अगर हमने फ्रॉड किया, फ्रॉड से हमने ऑब्टेन किया रूलिंग बाय फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो उस केसेस में हमारा जो होगा वो वर्ड ऑफ इनिशियो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि मिस्टर बलराम एक नॉन रेसिडेंट है और जो अपील होगा और जो अपील है वो पेंडिंग बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है और जो इशू इन्वॉल्व कंप्यूटेशन ऑफ अच्छा, तो यहाँ पे एक इशू है दैट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट एंड टैक्स देयर ऑन, और ये जो हमारा इसका जो इशू है उसका जो अपील है वो पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और ये जो सेम इशू है वो परसिस्ट हो रहा है 2000 ये 1819 का है और यहाँ पे जो सेम इशू है वो 1920 में भी है। तो इसलिए मिस्टर बलराम एज वेल मिस्टर बलराम सुरदा मिस्टर कृष्णा हैज़ ऑब्टेन एडवांस रूल अंडर चैप्टर 19B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, मतलब वो बेसिकली अच्छा यहाँ पे मैं आपको पूरा क्वेश्चन बताती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिस्टर बलराम एक नॉन रेसिडेंट है,
ठीक है। और वो जो 2018-19 में उनको एक इशू आ रहा था एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, उसके लिए अपील पेंडिंग है। 2019-20 में भी सेम आया। तो यहाँ पे जो मिस्टर बलराम का जो भाई था मिस्टर कृष्णा, उसने इस इशू के लिए एडवांस लोन ऑब्टेन कर रखा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या मिस्टर बलराम उसको ले सकता है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 245 और यहाँ पे बेसिकली दो बातें हैं कि अगर मिस्टर बलराम खुद एडवांस लोन नहीं ले सकता था, नहीं मतलब पहले फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे जो एडवांस लोन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो वो मिस्टर कृष्णा का एडवांस लोन तो ले नहीं सकता। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वो उसका तो नहीं ले सकता और मिस्टर बलराम खुद से भी एडवांस लोन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता, क्योंकि उसका जो अपील है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो एप्लीकेशन देगा तो जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस लोन है वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है नोट में, तो यही बोला है, दो द रूलिंग ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडवांस लोन इज नॉट बाइंडिंग ऑन अदर्स बट देर इज नो बार ऑन द ट्रिब्यूनल टेकिंग अ व्यू ऑफ फॉर्मल एंड ओपिनियन। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एप्लीकेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होता, बट यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल है वो उसको मतलब वो ट्रिब्यूनल उसमें व्यू ले सकता है, अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है। Next, the question number 5, that is the authority for advanced ruling has the power of compiling the production of books of accounts, examine the correctness or otherwise of the statement। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, हमको 245 यूज हमने नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट नहीं है सोच के, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है तो पढ़ लेते हैं। अंडर द सेक्शन 245 यू जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उनके पास सारा पावर वेस्टेड होता है, जो कि सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रहता है। अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उनके पास सेम पावर होंगे जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्कवर एंड इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसका जो निमोनिक है अपन उसको डेसी कर सकते हैं, डी से डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ई से एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन या फिर इंक्लूड एनी ऑफिसर ऑफ बैंकिंग कंपनी, कंपाइलिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इशूइंग कमीशंस। एस से यहाँ पे समन भी आ सकता था। तो बेसिकली ये जो सिविल है ये लॉ में मैंने किसका निमोनिक बनाया था, डी से, वही आता है जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक कंपाइलिंग द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो सिविल कोड का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है वही हमारे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास सेम पावर होगा एंड देयरफॉर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। Question number 6 है the term advance ruling includes within its scope or determination by the authority for advance ruling only in relation to a transaction undertaken by non-resident applicant। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपको अपने को 245N एक्सप्लेन करना है। एक नॉन रेसिडेंट कर सकता है, रेसिडेंट अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है नॉन रेसिडेंट के साथ, रेसिडेंट के अगर ट्रांजैक्शन की वैल्यू मोर देन 100 करोड़ है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई करेगा, इन हाल फिलहाल में पीएसयू को वो नोटिफाई कर रखे हैं। तो ये सब हमारे एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द, अगर उनको एडवांस रूलिंग सॉर्ट करना है तो, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन का समरी यहाँ पे यह है कि एक आयरिस कंपनी था, मतलब वो एक नॉन रेसिडेंट है एंड वो एंटर हुआ है इन कॉन्ट्रैक्ट विद अ रेसिडेंट। नाउ यहाँ पे कुछ विथ होल्डिंग टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो ये जो नॉन रेसिडेंट है उस इशू के लिए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास गया। हाउएवर यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो रेसिडेंट है वो भी उसी मैटर के लिए एसएसएन ऑफिसर के पास गया है। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या एडवांस अथॉरिटी रूलिंग एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एप्लीकेंट हमारा एनआर है, बट एनआर जैसे ट्रांजेक्शन में एंटर किया है रेसिडेंट, वो एसएसएन ऑफिसर के पास गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये बता रहा है कि जो अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा अगर क्वेश्चन रेज एन एप्लीकेशन है, मतलब वहाँ पे एनआर एप्लीकेंट, यहाँ पे देखो एनआर एप्लीकेंट है और उसका कोई भी पेंडिंग नहीं है एसएसएन ऑफिसर के पास, जिसके साथ वो ट्रांजेक्शन में आया है उसके साथ वो पेंडिंग है, ठीक है। तो इस केस में एज पर द केस स्टडी यहाँ पे क्या होगा कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें अपन क्योंकि ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो इंडियन कंपनी जो है वो जो क्वेश्चन बिफोर द एसएसएन ऑफिसर लाया है वो एप्लीकेंट के बिहाफ में नहीं लाया है, वो अपने बेनिफिट के लिए लाया है। वो खुद जानना चाहता है कि कैसा वो टैक्स वगैरह कैसे होगा, वो अपने ओन इंटरेस्ट को देखते हुए, अपनी ड्यूटी को देखते हुए कैसा प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स इतना होगा उसके लिए लाया। वो एप्लीकेंट के बिहाफ में एप्लीकेशन फाइल नहीं किया है एसएसएन ऑफिसर को। तो इस केस में एडवांस रूलिंग रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे किया देखो, आपको प्रायर टू 160,000 में हमको पहला जो वर्डिंग था वो ऐसा था कि प्रोवाइडेड दैट अथॉरिटी शैल नॉट अलाउ द एप्लीकेंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ रेसिडेंट एप्लीकेशन वेयर द क्वेश्चन रेज्ड इन एप्लीकेशन इज ऑलरेडी पेंडिंग द एप्लीकेंट केस। अगर एप्लीकेंट के केस में ये पेंडिंग होता तो हमारा ये रिजेक्ट कर पाता, अभी नहीं रिजेक्ट कर पाएगा। बट यहाँ पे आफ्टर होने के बाद ये वाला जो एप्लीकेंट केस है उसको रिमूव कर दिया। बट अगर हम मेमोरेंडम वाला पढ़ें
मेमोरेंडम पढ़ें। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम तो बेसिकली जो भी सेक्शन लाया है, क्यों लाया है, कोई भी चेंजेस हुआ है, क्यों लाया है, वो बताता है। तो उस केस में हमको ये बता रहा है कि स्टिल अभी भी क्या है कि ये जो एडवांस अथॉरिटी रूलिंग है वो क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि बेसिकली एप्लीकेंट ने क्वेश्चन, एप्लीकेंट के केसेस में ये पेंडिंग नहीं है, ये रेसिडेंट अपने ओन सेफगार्ड इंटरेस्ट के लिए फाइल किया है असिस्टेंट ऑफिसर को, तो जो AAR है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एडवांस रूलिंग का क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर एंड विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक, residential status. Okay, so that's it guys, thank you very much.